सभी का स्वागत है ओनली माय हेल्थ के इस खास फेसबुक लाइव में। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म पे। सबसे सबसे पहले मैं आपको अपने हमारे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर विपुल, जो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली ये बीमारी है क्या, किस एज ग्रुप पे देखने को मिलती है, उसके लक्षण क्या हैं, और अगर किसी के अंदर ये बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो उसे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या इसके लिए कोई दवाई है, कौन सी थेरेपीज हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया एंड अवेयरनेस कर रहे हैं विच इज गुड फॉर एवरीवन। बिल्कुल। या सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी ये बीमारी एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि आजकल जो हम बात करते हैं बीमारियों की, जब हम बात करते हैं तो 95% जो आम पब्लिक है उन्हें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये वर्ड क्या है। अब हम बात कर रहे हैं किडनी की तो लोग बोल देते हैं हाँ कुछ हुआ होगा। तो ऐसे एग्जैक्टली बीमारी है क्या, ताकि हमारी जनता जो है, आम लोग जो हमें देख रहे हैं, उन्हें पता चल सके इसके बारे में। जी, एक ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। दैट मीन जब ब्रेन डेवलप हुआ तो ठीक से डेवलप नहीं हुआ सम रीजन, और इसके मेन लक्षण जो होते हैं वो कम्युनिकेशन बिहेवियरल इशू जनरली बच्चों में, छोटे बच्चों में। और तो ये रिकग्नाइज करा जा रहा है कि एडल्ट में भी ऑटिज्म का एलिमेंट होता है, एडल्ट में भी होती है बीमारी। तो डेवलपमेंट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मेनली रिलेटेड टू बिहेवियरल और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के साथ। जी हाँ। जी। सर इसके कुछ लक्षण बताएंगे आपकी एग्जैक्टली, अगर हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो उसमें लक्षण क्या क्या देख सकते हैं, ताकि पेरेंट्स आसानी से उसे डिडक्ट कर सके। जी हाँ, ये सबसे जरूरी क्वेश्चन तो यही है कि इसको रिकग्नाइज करना, ताकि अर्ली स्टेज पे इंटरवेंशन करा जाए तो फिर मरीज को फायदा हो सकता है। तो इसमें कुछ तो होते हैं हमारे कम्युनिकेशन इशू, जैसे कि बच्चा आई कांटेक्ट होता है, आई हम्म। कांटेक्ट मेंटेन ना करे, या आवाज को रिस्पॉन्ड ना करे जैसे हम सोचें। और कडलिंग, आप बच्चे को कडल करना चाहते हैं पर बच्चा कडलिंग पसंद ना करे, जो ये नॉर्मल चीजें हैं जो हम लोग कम्युनिकेशन और हम टच में चाहते हैं हम लोग। इसमें ये भी होता है कि उनका स्पीच एबनॉर्मल होता है, स्पीच लेट आती है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज होते हैं, कुछ वर्ड्स को रिपीटेडली यूज करे जाते हैं। जिस तरह से हम लोग दूसरे इंसान को देख के समझ लेते हैं कि क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, इसका लैक होना, ये सब चीजें एक लक्षण होते हैं कि क्या यहाँ पे ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर है क्या। इसके साथ कुछ और पैटर्न और बिहेवियर भी लिंक्ड है, कि कुछ जी। बिहेवियर जैसे चीजें होती हैं कि ये लोग ना रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, एक जी। मूवमेंट है उसी को रिपीट करे जाना। और एक फिक्स पैटर्न ऑफ लाइफ होना, जब ग्रो भी कर जाते हैं एक फिक्स पैटर्न ऑफ लाइफ है, अगर उससे डिस्टर्ब होते हैं तो एकदम इरिटेट हो जाते हैं। इस तरह की चीजें होना, सेल्फ हार्म होना, और कभी कभी तो उल्टा भी होता है कि बहुत ज्यादा किसी एक ही चीज पे फोकस करे जाना। ये सब लक्षण होते हैं मेन कम्युनिकेशन इशू, एंड फिर ये पैटर्न और बिहेवियरल इशू कि ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ऑटिज्म हो सकती है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ऑटिज्म को भी, अब एक ऑटिज्म को वेरियस स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है, इसका मतलब ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है, इसका भी पूरा एक स्पेक्ट्रम है। बहुत माइल्ड टाइप का ऑटिज्म जिसको पहले के एस्पर्जर सिंड्रोम कहा जाता था। इनफैक्ट आपको इंटरेस्ट होगा, 2021 में एलन मस्क ने कहा था कि मेरे को एस्पर्जर सिंड्रोम है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको कहा जाता है बहुत माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑटिज्म। देन हम्म। हो गया प्रॉपर ऑटिज्म, एंड देयर आर और डिसऑर्डर्स। तो इन सबको आजकल हम स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर्स में इंक्लूड करते हैं, मतलब कि बीमारी एक टाइप की नहीं है, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होगी और डिफरेंट डिग्री की हो सकती है। हम्म। छोटे बच्चों में खास तौर से 6 महीने तक स्माइल ना होना, हम्म। 9 महीने की एज तक साउंड्स को मिमिक करना, सोशल एक्सप्रेशन ना आना, 12 महीने की एज तक आवाजें ना निकालना, 14 महीने तक कोई जेस्चर या कुछ नहीं होना, या 16 महीने तक कोई भी वर्ड्स ना बोलना, ये सब इंडिकेशन हो सकता है कि डिले हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन इशू है, और उनको फिर एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि ये ऑटिज्म जैसा डिसऑर्डर हो सकता है क्या। जी हाँ। सर यहाँ पर हम कुछ हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ फातिमा जी जुड़ी हैं। वो ये जानना जी हाँ। चाहती हैं कि उनकी बेटी है 3 साल की। वो बात करती जी है, हाँ। सबसे अच्छे से बात करती है, लेकिन जब वो कोई चीज कर रही है तो उसमें पूरी तरीके से घुस जाती है। सपोज वो ड्राइंग कर रही है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी उसकी ड्राइंग तब तक उसको छोड़ेगी नहीं, वो हटेगी नहीं, चाहे लेट नाइट हो जाए। तो क्या उन्हें ये ऑटिज्म है, क्या उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में। देखिए, अगर वैसे बातचीत अच्छी तरह करती है और बच्चों के साथ खेलती है, जब ऐसी एक्टिविटी नहीं है तो नॉर्मल रिलेट करती है, बातचीत में ठीक है, इमोशन समझती है, तो ओवरऑल तो मुझे लगता नहीं ऑटिज्म है। एक चीज पे देखिए, ये इसी मारे, देखिए ये सब चीजें ऐसी हैं, हम सब ने कभी ना कभी थोड़ा बहुत अपने आप में भी एक्सपीरियंस करी हुई है।
जी। हम कई डॉक्टर होते हैं, थक जाते हैं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, तो वो ऑटिज्म की निशानी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो देख, जो मेरे को ऐसे, मैं कोई ऑनलाइन एक लाइन सुन के मुझे ना बोलना चाहिए है या नहीं है, पर मुझे लगता नहीं है। अगर अदरवाइज नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न है, उनके फ्रेंड्स हैं, खेलते हैं, पेरेंट्स से रिलेट करती हैं, कम्युनिकेशन इशू नहीं है, डेवलपमेंट नॉर्मल है, पढ़ाई में ठीक है, तो लगता नहीं है। दिस इज लाइक एक्स्ट्रा फोकस। कई बच्चे होते हैं, इनफैक्ट एक तरह से तो ये अच्छी बात है। ऑफ कोर्स ये नहीं कि देर रात तक करते गए, पर एक चीज को फोकस करके खत्म करना कोई बुराई भी नहीं है। तो हमें इतना नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक वो डरना चाहिए। पर अगर कुछ और भी बिहेवियरल पैटर्न जो मैंने बोले अगर वो भी हैं, तो डेफिनेटली देन दे हैव टू मीट ए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। जी हाँ। बिल्कुल, अगर आपका बच्चा नॉर्मली खा रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, अपना टाइम, अपना उसको जो डेवलपमेंट बॉडी वाइज, मेंटली ठीक हो हम्म। रही है, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है फातिमा जी। आप, अगर आप फिर भी क्यूरियस है, तो आप डॉक्टर से मिल सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं, उनसे सलाह ले सकती हैं। पर इसके लिए आपको अपने बच्चे को डॉक्टर को फिजिकली दिखाना होगा। ऑनलाइन हम इसमें कुछ आपको ज्यादा ऐसे तो करना ही डिटेल्स नहीं नहीं चाहिए, दे बिल्कुल भी सकते। नहीं। इस बिल्कुल। पर पूरा असेसमेंट करना पड़ता है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट पूरा असेस करते हैं लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन ओनली ऐसे डायग्नोसिस पे पहुंचा जाता है। जी हाँ। सर, जब बात हम ऑटिज्म की करते हैं, बहुत सारे स्टार्स, अभी आपने खुद ही बोला कि वो बात कर चुके हैं लगभग, तो ऑटिज्म को लेके अवेयरनेस फैलाना क्यों जरूरी है? देखिए, अवेयरनेस फैलाना तो बहुत ही जरूरी है। हम्म। अगर आपने डायग्नोस नहीं किया, हम्म। सबसे पहले तो डायग्नोस होना। एक पेरेंट्स जिनका ऑटिज्म है, पेरेंट्स बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। आप बिल्कुल। समझिए, चाहे ये भी सच्चाई, इस बीमारी का कोई शर्त इलाज नहीं है, पर तब ये पता होना कि ये बीमारी है और क्या रीजन है, और अर्ली स्टेज से वो इंटरवेंशंस करना, ताकि बच्चे को, ऐसा बच्चा जो कि थोड़ा सा उसको, मैंने बताया कम्युनिकेशन बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो उनको एडजस्टमेंट करना, फ्रेंड्स करना, पढ़ाई लिखाई में होना और बच्चों से रिलेट करके स्कूल जाना, इन सब में चैलेंजेस आते हैं। अगर अर्ली स्टेज पे होगा तो इंटेंसिव थेरेपी करके थोड़ा चीज को सुधारा जा सकता है, मेंटली प्रिपेयर करा जा सकता है। सो एंड सबसे बड़ा तो यही है कि जो एक फैमिली बहुत डिस्टर्ब है कि क्यों हो रहा है, मेरा बच्चा मेरे से रिलेट नहीं कर रहा, उसका डायग्नोसिस होने से भी फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। सर, जैसे किसी आपने आपने बताया, जो आपने लक्षण बताए हैं कि वो एक ही चीज में लगे रहते हैं, फिजिकल टच करना पसंद नहीं होता है, लोगों की बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जी। तो अगर हमारे घर में किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो एज अ हेल्थ स्पेशलिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एज अ पेरेंट, मान लीजिए मेरे बेटे को है या मेरे घर में किसी बच्चे को है, तो एज अ पेरेंट पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए पहला उसके? स्टेप होना चाहिए, ऑटिज्म खुद को डायग्नोस नहीं करना चाहिए। हम देखिए, हमारी मेडिकल साइंस में जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, लगता था हर बीमारी अपने अंदर है, क्योंकि बिल्कुल। हम हर बीमारी के लक्षण अपने अंदर दिखने लगते थे। तो सबसे पहले तो गूगल डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हम्म। अगर उनको सच्ची में लग रहा है कि, एक तो होता है थोड़े बहुत बिहेवियरल इश्यूज किसी बच्चे में हो सकते हैं, पर हमको लग रहा है परसिस्टेंट बिहेवियरल भी है, कम्युनिकेशन है, डेवलपमेंट डिले है। हम्म। मैंने जैसे बताया, डेवलपमेंट डिले होती है, उनकी स्पीच में डिले होती है, वर्ड्स, ये सारे फीचर देखें हम्म। तो उनको डेफिनेटली फिर एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने के लिए सोचना चाहिए। खुद इंटरनेट पे सर्च करके डायग्नोसिस बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए भी किसी पेरेंट के लिए संभव नहीं है इंटरनेट हम्म। से पढ़ के अपने बच्चों को देखेगा, तो वो हम्म। टेंशन में या तो ओवर डायग्नोस करेंगे और कॉम्प्लिकेट करेंगे। दे शुड मीट ए प्रोफेशनल, अगर ये सारे फीचर हैं। जी हाँ। जी हाँ। जी। जब सर बात, मान लीजिए डायग्नोस हो गया, मान लीजिए मेरे घर में किसी, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डायग्नोस हो गया केस, मेरे बेटे को 4 महीने, 1 साल या 1.5 साल का तब उसे डायग्नोस हो गया, तो उसको रिकवर, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं स्पेशली बच्चों के मामले में, अगर फीवर भी हो जाए, भैया ठीक कितने दिनों में हो जाएगा पहले ये बता दो। आप देखिए, एज अ स्पेशलिस्ट आपके पास ऐसे बहुत केसेस बिल्कुल, आते ये होंगे। देखिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सैडली इसका कोई क्योर नहीं है। ये तो हम्म। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हम्म। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि ऑटिज्म आपने दवाई दी और मरीज ठीक हो गया। हम्म। इसमें इंटेंसिव एजुकेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये सबका रोल आता है। एक्सपर्ट्स होते हैं जो ऐसे बच्चों को किस तरह से सोसाइटी में उनकी एजुकेशन ठीक रहे, उनकी लर्निंग ठीक रहे, उनका सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए एजुकेशनल बिहेवियरल थेरेपी चाहिए होती है, जो कि लाइफ टाइम प्रोसेस है। पर अच्छी बात यह है कि ये भी देखा गया, जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा सा सिम्टम्स की डिग्री कम हो जाती है, एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है। जी। दूसरा ये भी निर्भर करता है कि बच्चे की इंटेलिजेंस कैसे है। ये भी देखा कि ऑटिज्म में कुछ बच्चे होते हैं जिनकी नॉर्मल से कम इंटेलिजेंस है, कुछ की नॉर्मल है और कुछ की नॉर्मल से ज़्यादा भी है। इनको दो वेरिएंट भी कहा गया, लो इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस, उसके। तो हर एक बच्चा अलग है, उसके अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियरल और एजुकेशन थेरेपी करना
हम्म। और कई बार इसके साथ कुछ सिम्टम्स भी लिंक्ड होते हैं, जिस तरह जीआई डिस्टरबेंस होना, पेट में जीआई सिस्टम जो हमारा पेट का है, अंतड़ियों का सिस्टम, हम्म। उसमें डिस्टरबेंस नोन है इन बच्चों में। हम्म। तो अगर ऐसा है तो उसकी दवाई देना, या कोई दौरा है तो उसकी दवाई देना। और जी। बाकी इंटेंस बिहेवियरल एजुकेशन थेरेपी इन बच्चों को जरूरत पड़ती है। जी हाँ। जी। सर, अगर हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म की, तो हमारे साथ अभी एक यूजर है, हमारे से जुड़ी है मीरा गुप्ता जी। वो ये जानना चाहती हैं कि जो ऑटिज्म के लक्षण है ये किस उम्र में डेवलप या किस उम्र में दिख सकते हैं, दिखना शुरू होते हैं। जी हाँ, ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम्म। जनरली फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही कुछ सिम्टम दिख जाते हैं। जैसे मैंने हम्म। बताया, 6 महीने तक बच्चा स्माइल ना कर रहा है, हम्म। 9 महीने तक कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, 12 महीने तक कोई आवाजें नहीं आ रही हैं, 16 महीने तक कोई वर्ड्स ही नहीं बोले। तो हम्म। ज्यादातर ऑटिज्म फर्स्ट महीने में दिख जाता है। पर ये भी देखा गया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट 1 ईयर में ठीक है, हम्म। एंड 18 to 24 मंथ्स पे हम्म। जैसे रिग्रेशन होता है और ये सिम्टम्स आ जाते हैं। ओके। तो अराउंड देखा जाए तो 2%, 100 में से 2 बच्चों को WHO एस्टिमेट करता है। कुछ इंडियन डाटा 1 in 68, लेट हम्म। अस मोस्ट लाइकली सेम ही होना चाहिए, कितना जी। डॉक्यूमेंटेशन है, को ये हम्म। सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सब लक्षण जो हैं अर्ली एज पे होते हैं। पर हम्म। ये भी देखा गया है कि एडल्ट ऑटिज्म भी है। हम्म। 2% लोगों में एडल्ट स्टेज पे भी ऑटिज्म के सिम्टम होते हैं। जैसे मैंने बताया, कई फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जी। बोला गया है कि दे आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट पीपल, पर उनको ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म जैसे या एस्पर्जर जैसे सिम्टम शायद रहे हैं। हम्म। हिस्टोरिकली भी लोगों ने स्पेकुलेट किया है कि बहुत फेमस फिगर्स को शायद ऑटिज्म थी, शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन, डार्विन, उनके बिहेवियरल पैटर्न ऐसे थे, बहुत ही फोकस, अकेले रहना, सोशल इंटरेक्शन ना होना, कि शायद उनको माइल्ड टाइप का ऑटिज्म था। सेवेंट सिंड्रोम कहते हैं इसको, जी। कि वैसे आपको ऑटिज्म है पर एक एक चीज में आपकी बहुत ही हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी है साथ में। जी। जी। हाँ सर, मेरे अभी एक और यूजर हैं विपिन जी। वो, आप विपुल हैं, वो विपिन जी है। विपिन जी पूछ रहे हैं कि जो ये बीमारी है क्या ये जेनेटिक भी हो सकती है। जी, इसके जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों हैं। ये देखा गया कुछ जीन्स में भी इन्फ्लुएंस है, कुछ डिजीज होते हैं, रेट सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें कि ऑटिज्म होने का रिस्क बढ़ जाता है। हम्म। दूसरे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स होना, कुछ वायरस से एक्सपोजर होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ ड्रग्स से एक्सपोजर होना, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होना, शायद कुछ लड़कियां बहुत ही अर्ली प्रीटर्म बर्थ, 26 हफ्तों से पहले बर्थ हो जाना, हम्म। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होना। एक थ्योरी थी कि शायद वैक्सीन से ऑटिज्म, वेस्टर्न नेशंस में ये बड़ा फैला था कि वैक्सीन से क्या ऑटिज्म का इंसिडेंस बढ़ा है। उसको हम्म। डाटा ने क्लियरली दिखाया कि ऐसा कोई लिंक नहीं है और वैक्सीन बच्चों को देनी चाहिए। हम्म। सो देर इज सम जेनेटिक एलिमेंट, बट देर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो होना, फैमिली हिस्ट्री होना हम्म। में से भी, आपका अगर फैमिली में ऑटिज्म की हिस्ट्री है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। सिबलिंग को ना, अगर एक बच्चे को पहले से है तो उसके भाई या बहन को भी 20-30% रिस्क बढ़ जाता है हमारे ऑटिज्म होने का। मेल्स में थोड़ा सा ये, पर्टिकुलरली मेल बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, 3:1 रेशियो है बिटवीन मेल एंड फीमेल। ओके। सो देर आर सम जेनेटिक एलिमेंट, पर कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि जीन्स ही है, और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। जो हमारे साथ लोग अभी जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आज हम लोग वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मना रहे हैं। इस पे हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर विपुल गुप्ता, जो हमें बता रहे हैं कि बीमारी है क्या, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और इसके लक्षण क्या क्या है। अगर आपको उनसे कोई सवाल जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं ऑटिज्म से रिलेटेड, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक हम आगे बढ़ेंगे। सर, ऑटिज्म की जब बात आती है तो क्या ये क्यूरेबल है पूरी तरह से। नहीं जी, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एक तरह से, जी। के लिए ब्रेन बना ऐसा, तो इसको कोई दवाई या कोई ऑपरेशन नहीं कि क्योर करा जा सकता, बट डेफिनेटली हाँ जैसे जी। मैंने अभी पहले बोला था, हमारा इंटेंसिव बिहेवियरल थेरेपी, एजुकेशनल थेरेपी, पेरेंट्स को भी चाहिए होता है, फैमिली को एंड बच्चे को, हम्म। उनको एडजस्टमेंट जो होता है, जो उनका कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, उनको सुधारा जा सकता है। और अच्छी बात ये देखी गई है, जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो सम ऑफ सिम्टम्स भी थोड़े से कम हो जा सकते हैं। तो इसको, जो इससे प्रॉब्लम अराइज कर रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए थेरेपीज करी जा सकती हैं, पर क्योर नहीं करा जा सकता। बिल्कुल। तो ये हमें, अब दवाइयाँ, थेरेपीज थेरेपीज के जरिए हम थोड़ा थोड़ा ठीक कर सकते हैं, पूरी तरीके या से क्योर करना मुश्किल है। नहीं, सर, जी अभी हम अडल्ट ऑटिज्म की बात कर रहे थे, ऑटिज्म की बात कर रहे थे, तो अडल्ट्स, अगर मान लीजिए मुझ में सिम्टम्स नजर भी आ रहे हैं, तो क्या मैं सोसाइटी से या डॉक्टर से ये बातें कर पाऊंगी। और मुझे अगर मुझे अपने अंदर कुछ लगता है ऐसा, तो क्या मुझे डॉक्टर के पास जाकर क्या बोलना चाहिए कि मुझे ऑटिज्म हो रहा है, मुझे ये सिम्टम्स नहीं। नजर आ रहे हैं। पहली बात तो जैसे मैंने बोला, अपने आप को डायग्नोज नहीं करना चाहिए, बट बिल्कुल। आई वुड से, अगर मैं जनरल तरीके से बोलूं, अगर कोई भी इंसान है उसको लग रहा है कि मेरे बिहेवियरल, देखिए हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल।
अगर मैं भी हूँ, चाहे मैं कितना भी अच्छा हूँ, कुछ मेरे पेशेंट नाराज रहेंगे, कुछ फैमिली मेंबर वगैरह, और डॉक्टर से तो फैमिली मेंबर नाराज रहते हैं कि हम लोग टाइम नहीं देते। बट अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा बिहेवियरल पैटर्न है और कम्युनिकेशन इशू है जिसकी आपकी लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम आ रही है, आर यू गेटिंग मी? यस यस प्रॉब्लम एग्जैक्टली। थोड़ी बहुत हर किसी को हो सकती है, थोड़े बहुत कम्युनिकेशन, किसी का 19 होता है, किसी का 20, किसी का एक तरीका, किसी का दूसरा तरीका। बिल्कुल। और अगर ये इश्यूज इतने हैं कि आसपास वाले लोग बोलें कि भैया हम्म, पॉइंट आउट करें, या आपकी लाइफ में इसके हमारे प्रॉब्लम आ रही है, वेदर इन रिलेशनशिप्स और एट वर्क, देन देर इज नो हार्म डन इन मीटिंग, बिहेवियरल वाले जो होते हैं या हम्म, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, कि भाई ये क्या इशू है, क्या वेदर वो ऑटिज्म है या आप ही का कोई साइकोलॉजिकल इशू है, कोई एडजस्टमेंट इशू है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, दैट दे कैन असेस। बट एग्जैक्टली। अगर, अब जैसे मैंने आपको बोला, अगर ये कम्युनिकेशन बिहेवियरल पैटर्न से रिलेशनशिप में या वर्क में सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आ रही है, हम्म, नुकसान हो रहा है, लेट मी पुट इट दिस वे, एक तो रहा है चलो अभी 100 में से 4 लोग लाइक नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, बिल्कुल। एक हो रहा है रियली प्रॉब्लम आ रही है, आपको जॉब छूट रहे हैं, लोग बोलते हैं आप असेस नहीं कर पा रहे, बार बार सेम पैटर्न देखा जा रहा है, देन इट इज यूजफुल टू मीट ए साइकोलॉजिस्ट। फिर वो असेस करें कि आपका कुछ और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ऑटिज्म है या क्या एलिमेंट है, देन लेट देम असेस इट। बिल्कुल, ये एक हम ये कहें तो ओवरऑल एक बात हम ऑटिज्म में ये कहें तो हर एक इंसान की केस स्टडी अलग हो सकती है। या उसके या अंदर एक अलग सिम्टम्स नजर आ सकता है, उसके ठीक होने का पैटर्न अलग हो सकता है, एक अलग थेरेपी एक्सपर्ट सलाह सलाह दे सकते हैं आपको। राइट या डॉक्टर बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल माना जाता है कि ऑटिज्म कोई एक जैसी नहीं है, हर एक इंडिविजुअल जो उनका ऑटिज्म भी है उसको एसेस करा जा सकता है। और जैसे मैंने बोला, ये बड़ी जनरल बातें जो मैंने बोली, बिहेवियरल, आई कांटेक्ट नहीं होना, कई होते हैं, कई बच्चे शाय होते हैं, आई कांटेक्ट नहीं है, बट अदरवाइज दे आर इमोशनल, दे कैन अटैच, वन दे ओपन अप दे विल अटैच वेरी वेल, तो उसको मैं कई बार हर ऐसा भी चीज। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे नया नया देखते हैं तो कहते हैं कि शर्मा जाते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, फिर लगता है कि उन्हें नहीं, ये फैमिली का ही मेंबर है तो ठीक है, या हो गया। या थोड़ा तो टाइम उसको लगता है ऑटिज्म बच्चों को। लेबल नहीं करना चाहिए। देर आर अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, वो एक्सेसिव शाय हो, वो भी एक ट्रबल बन सकती है, पर वो ओके। एक अलग हो गया, उसको बीमारी लेबल नहीं करना, उसको अलग तरह से हैंडल करेंगे, पर वो लेट ए साइकोलॉजिस्ट असेस, वो पूरा पैटर्न देखेंगे बचपन से लेके अभी तक, एवरीथिंग, देयर वेज टू असेस। इसको पूरा बिहेवियरल साइकोलॉजिकल असेसमेंट करा जाता है ऐसे लोगों में, जिससे पहले हम डायग्नोस करें ऑटिज्म है या कुछ और। बिल्कुल। जहां तक हमने अभी तक डॉक्टर विपुल ऑटिज्म को समझा है, हर एक इंसान की केस स्टडी अलग हो सकती है। हर एक छोटे बच्चे में अगर कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो जरूरी नहीं वो ऑटिज्म हो, वो कुछ और मानसिक बीमारियों का भी कारण हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लाइव सेशन में।